अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हमें दिखाया जाता है कि उस्मान साहब ने मंगोलों को मार दिया और कुछ मंगोल अपने उलूगान को लेके भाग गए होते हैं। फिर हमें बाला खातून को दिखाया जाता है जो कि उस मैम के लिए एक रेडी मंगाती है और उसको उस पर रख के कबीले की तरफ चली जाती है। सोफिया अपने सिपाहियों से कहती है कि हमें उन्हें ढूंढना होगा, नहीं तो हमारा राज फाश हो सकता है। फिर हमें कबीला दिखाया जाता है जो काई कबीला होता है। वहाँ पे एहसन खातून और उसका बेटा जो है वो आ रहे होते हैं। उनके स्वागत के लिए आगे बेगम खातून और उसका शोहर खड़े होते हैं। वो पूछते हैं कि क्या हुआ, तो आगे से एहसन खातून बहुत ही गुस्से से उसको देखती है और अंदर की तरफ चली जाती है और कहती है कि मैंने तुम फजूलों से बात नहीं करनी। फिर में उस्मान साहब को दिखाया जाता है जो कि कबीले में आते हैं और देखते हैं कि सब सिपाही उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। वो मरियम को गले लगाते हैं और कहते हैं कि बेटा कुछ भी नहीं हुआ। फिर हमें बाला खातून को दिखाया जाता है जो कि आ गई होती है कबीले में और उस्मान साहब को कहती है कि मैं मैडम को लाई हूँ जिसने हलीमा की परवरिश की है। उस्मान साहब भी बहुत खुश होते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि उलूगान के सिपाही उलूगान का जो है वो मातम मना रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा जख्मी होता है। वो उसे कहते हैं कि उठो उलूगान उठो। वो उसे आँख के दरमियान रखा होता है, आँख के गोले के दरमियान रख के उसका कुछ कर रहे होते हैं। आई थिंक उसको क्या बोलते हैं अपने वर्ड्स में ये लोग। तो उसके बाद हम देखते हैं कि उन लोगों ने उसको आग के गोले में रखा होता है। फिर हमें दिखाई जाती है मरियम जो कि उस्मान साहब की बात सुन रही होती है और उस्मान साहब कहते हैं इस पूरे अरसे में हमारी बेटी को रखने वाली राइबा ये है। हाँ, उस्मान साहब अलाउद्दीन को कहते हैं कि बेटा अलाउद्दीन जो भी करो इसे तंदुरुस्त करना ही होगा। अलाउद्दीन कहता है कि बाबा मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। वो सब मिलके कहते हैं कि इंशाल्लाह। फिर जो है वो हलीमा उनसे कहती है कि आपकी बेटी का नाम पोइना है। बाला कहती है कि हाँ राइबा हमें सब कुछ बताने ही वाली थी पर पहले ही उसे मार दिया गया। फिर हमें दिखाया हलीमा अलाउद्दीन को कहती है कि वो शरबत, हाँ वो कहता है कि वही शरबत। फिर हमें सोफिया को दिखाया जाता है जो कि हलीमा को याद आ रहा होता है कि सोफिया से पूछती है कि तुमने शरबत पिया। वो कहती है कि नहीं। वो कहती है कि अब इसे मत छोड़ना। फिर हमें उस्मान साहब को दिखाया जाता है जो कि बाहर आते हैं और उसके साथ एहसन खातून का जो बेटा होता है वो अपनी माँ से बात कर रहा होता है और कहता है कि मुझे वो वादा याद है जो हमने किया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस्मान साहब ने एक जरगा बुलाया होता है और उसमें वो कहते हैं कि काफिरों को हमने जो अब ज़रबे लगाई हैं वो इनको भूल नहीं पाएंगे। वो कहते हैं कि अब हम एक आखिरी ऐसी ज़रब लगाएंगे कि वही हमारी जीत और हार का फैसला करेगी। फिर अलाउद्दीन कहता है कि बाबा हुक्म दें, हम अभी उन पर वार करते हैं। उस्मान कहता है नहीं रुको, अभी वक्त नहीं आया। फिर हमें दिखाया जाता है एहसन खातून का बेटा जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और अलभाई उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो कहता है कि हमने शिकस्त खाई है और अब ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो कहता है कि मैं अब उन पे वार करने जाऊंगा। अलबायो से कहता है कि रुको सब्र करो, हम दोनों जाएंगे पर अभी नहीं, जब रात होगी तब हम दोनों मिलकर उन पर वार करेंगे। सोफिया भी इधर खड़ी होती है और देख रही होती है उस कबीले को कि अब मैं क्या करूंगी क्योंकि हलीमा जो है वो उस मैम के साथ रहेगी तो उसे सारा पता चल जाएगा। दूसरी साइड हमें कबीला दिखाया जाता है उस्मान साहब का खुफिया कबीला जहाँ पे वो लोग इबादत में मशगूल होते हैं। उनके सारे आबो इजदाद के कारी और उस्मान की बाला खातून और होलोफेरा। बाला खातून तो बहुत ही मजे में होती हैं बट दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि कुछ मंगोल जो हैं वो उनके खुफिया कबीले पे हमला करने के लिए आ रहे होते हैं और इनमें से किसी को भी नहीं पता होता है। बट उस्मान साहब जो हैं वो भी इबादत में मशगूल होते हैं और वो भी उनके साथ इबादत में लगे हुए होते हैं। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है होलोफेरा जो कि इस इबादत में होती है और उसका दिल तड़पने लगता है और वो कहती है कि दिल ही दिल में कहती है कि अब मुझे इस्लाम कबूल करना चाहिए। और फिर हमें एक सफ़ेद पर्दा दिखाया जाता है जहाँ पे होलोफेरा अंदर खड़ी होती है। दूसरी साइड पे उस्मान साहब और उसके सिपाही जो हैं वो भी तैयार हो गए होते हैं। उन्हें इल्म हो गया होता है कि अब हमारे कबीले को किसी ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। फिर हम देखते हैं कि उस्मान साहब और उन मंगोलों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है एहसन के बेटे और बेगम खातून के शोहर के दरमियान। होलोफेरा जो है वो भी उसका भी दिल कर रहा होता है कि अब वो इस्लाम को कबूल कर ले। इसी के साथ उनकी लड़ाई होती है और वो सब उनके साथ लड़ने लग जाते हैं पर यहाँ पे इबादत वैसे ही जारी होती है। इबादत में किसी को कुछ पता नहीं चल रहा होता है, यानी कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो इबादत कर रहे होते हैं उन्हें नहीं पता होता कि हमारे कबीले पे हमला हुआ है। उस्मान साहब उन सबको मारते हैं और उसमें अलबाई और एहसन खातून का बेटा भाग जाते हैं। वहाँ पे इन्हें सोफिया दिखती है जो कि वो कहती है कि इस साइड आओ। फिर उस्मान साहब जो हैं वो भी उनको मार के आ जाते हैं अंदर जहाँ पे इबादत हो रही होती है और वो भी इबादत में मशगूल हो जाते हैं।
اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ. عثمان کرولش عثمان کا نقلی والی ایک چھوٹے سے گاؤں گدارپور میں عثمان نام کا ایک لڑکا رہتا تھا. تھوڑا سپنوں میں جینے والا، تھوڑا فلم دیکھ دیکھ کے اپنے آپ کو ہیرو سمجھنے والا. عثمان کا سب سے بڑا جنون تھا کرولش عثمان کا فان بننا. اس کے کمرے کے ہر کونے میں عثمان بے کی تصویریں، تلواروں کے پوسٹر اور ایک آرٹیفیشل درلس چپ لٹکی ہوتی تھی. جب بھی کوئی مہمان آتا، عثمان اپنا فیک ٹرکش ایکسنٹ میں کہتا، بین عثمان بے کئی کا شعر. گاؤں والے ہمیشہ ہنس کے کہتے، ہان ہان تو کئی کا شعر ہے لیکن سبزی لینے ماں کے ساتھ جا نہیں سکتا. لیکن عثمان ماننے والا نہیں تھا. ایک دن اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اصلی کرولش عثمان بن کے دکھائے گا. اس نے ایک گھوڑے والے سے پرانا گھوڑا کرائے پہ لیا، لوکل درزی سے ایک عثمان جیسا کاسٹیوم بنوایا اور ایک نقلی تلوار آن لائن منگوا لی. گاؤں میں صبح صبح جب سب لوگ کھیتوں کے لیے نکال رہے تھے، اچانک ایک دھول اٹھی. لوگوں نے دیکھا کہ عثمان ایک گھوڑے پہ، عثمان بے کے جیسا لباس پہنے ہوئے، ایک ہاتھ میں تلوار لے کر چلاتا ہوا آ رہا ہے، اللہ اکبر، کئی ٹرائب آ گیا ہے، ظلم مٹائے گا. سب لوگ پہلے تو ڈر گئے، پھر پہچان لیا، ارے یہ تو عثمان ہے. گاؤں کے بچے ہنس ہنس کے پگال ہو گئے اور ایک نے تو چلایا، امی عثمان بھائی پھر سے کرولش بن گئے. عثمان نے کوئی شرم نہیں کی. وہ چوک میں گھوڑا روک کر کہنے لگا، آج سے گدارپور میں کوئی ظلم نہیں ہوگا، میں ہر ویک آدمی کی آواز بنوں گا، میں عثمان بے ہوں، کئی ٹرائب کا سلطان. اتنا کہتے ہی اس کا گھوڑا اچانک سے چھونک گیا اور عثمان دھڑام سے نیچے گر گیا. لوگ بھاگ کے آئے، کسی نے پانی دیا، کسی نے ہنس کے ویڈیو بنایا. لیکن سب سے خاص بات یہ ہوئی کہ گاؤں کے ایک بزرگ نے کہا، بیٹا تو سچ کا عثمان نہیں، لیکن تیرے جیسا جذبہ کسی میں نہیں. اگر تو اس جذبے کو کسی اچھے کام میں لگائے تو واقعی ہیرو بن سکتا ہے. اس دن کے بعد عثمان نے سوچا کہ اب اصلی ہیرو بننا ہے، نہ صرف کاسٹیوم میں بلکہ کام میں بھی. اس نے گاؤں کے چھوٹے بچوں کو تعلیم دینی شروع کی، لوگوں کی مدد کرنا شروع کی اور ہر ویک ایک موٹیویشنل سپیچ دیتا. عثمان بے صرف ٹی وی کا کیریکٹر نہیں، ہر کسی کے اندر چھپا ہوتا ہے، بس اسے جگانا پڑتا ہے. اور اس طرح عثمان فرام گدارپور نے کرولش عثمان کو صرف کاپی نہیں کیا، اس جذبے کو اپنا بنایا. گاؤں کے لوگ اسے مازے سے اب بھی بے صاب کہتے ہیں، لیکن اس بار تانا نہیں، عزت کے ساتھ. عثمان اب گدارپور میں مشہور ہو چکا تھا. اب لوگ اسے صرف عثمان بے نہیں، گاؤں کا رکھوالا کہہ کر بلاتے تھے. لیکن اصلی امتحان ابھی باقی تھا. ایک رات عثمان تالاب کے کنارے بیٹھا تھا، چندنی رات میں اپنی تلوار پلاسٹک والی کو دیکھتا ہوا، جب ایک عجیب سی آواز اس کے کان تک پہنچی، کئی کئی کئی. اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں تھا. پھر اس نے دیکھا ایک بوڑھا آدمی لمبے چوگے میں اس کے پاس آیا اور بولا، عثمان، گاؤں میں ایک گردر چھپا ہوا ہے جو ہمارے بیچ کا راز دشمنوں تک پہنچا رہا ہے. صرف تم ہی ہو جو اسے پہچان سکتے ہو. عثمان حیران، لیکن میں تو صرف ایک فیک عثمان ہوں. بزرگ نے کہا، نہیں بیٹا، اب تو اصلی بن گیا ہے، یہ وقت ہے اصلی کرولش بننے کا. اگلے دن عثمان نے تلاشی شروع کی. ہر گلی، ہر کونا اس نے چھاننا شروع کیا. اس نے ایک پرانی ڈائری بھی ڈھونڈ نکالی اپنے دادا کے ٹرنک سے، جس میں لکھا تھا، گدرپور کبھی صرف ایک گاؤں نہیں تھا، یہ ایک پرانی بستی تھی جہاں ایک خاص خزانہ چھپا ہے.
उस खजाने का राज सिर्फ एक निशान के जरिए मिलता है, कई का निशान। उस्मान ने उस निशान को ढूंढने का इरादा बनाया। 3 रात और 2 दिन वो जंगल, पहाड़ों और गुफ्तागू से गुजरा। आखिर उसे एक पुराना मंदिर मिला जहां पत्थर पे कई का निशान बना हुआ था। जैसे ही उस्मान ने उस निशान को छुआ, जमीन हिल गई और एक छोटी सी सुरंग खुल गई। अंदर उससे मिला एक संदूक जिसमें कुछ पुरानी तलवारें, एक परचम और एक मखसूस किताब थी, तारीख ए गदरपुर। उस किताब में लिखा था कि एक दिन एक नया ओस्मान उठाएगा जो सिर्फ गांव का नहीं, इंसाफ का परचम उठाएगा। जब उस्मान सुरंग से बाहर निकला तो सामने वही बुजुर्ग आदमी खड़ा था। उसने सिर्फ इतना कहा, तुमने अपना इम्तिहान पास कर लिया उस्मान बे। अब तुम्हारा मिशन सिर्फ एक्टिंग नहीं, हकीकत बन गया है। उस्मान ने गांव वापस जाके सब कुछ लोगों को बताया। लोगों ने पहली बार उसे हंस के नहीं, फखर के साथ देखा। और उस दिन से गदारपुर का ओस्मान सिर्फ एक नताक करने वाला लड़का नहीं, बल्कि एक मिसाल बन गया कि अगर नीयत साफ हो तो हर बंदा अपने अंदर एक कुरुलुश जगा सकता है। अगर चाहो तो अगला पार्ट भी लिख सकता हूँ, उस्मान वर्सेस द रियल गद्दार, जहां एक पुराना दुश्मन वापस आता है। बताओ, अगला पार्ट लिख दूं? सल्तनत उस्मानिया, एक शहजादे से सल्तनत तक। ये 13वीं सदी का दौर था। पूरी इस्लामी दुनिया फितनों की जद में थी। एक तरफ सलीबी जंगें जारी थीं, तो दूसरी तरफ मंगोलों ने इस्लामी रियासतों को तबाह व बर्बाद कर दिया था। बगदाद, खुरासान, शाम, हर जगह खून की नदियां बह रही थीं। मगर इन्हीं तारीकियों में कुछ चिराग जल रहे थे, और इन्हीं चिरागों में सबसे रोशन नाम था इर्तगरल गाजी का, जो एक बहादुर, नडर और ईमान से लबरीज जंगजू था। वो सिर्फ एक सिपाही नहीं, बल्कि एक मशन था, एक उम्मीद थी जो आने वाली नस्लों के लिए रोशनी बनने वाली थी। अर्तगरल गाजी, इस्लाम का मुहाफिज अर्तगरल एक कबीले काई का सरदार था। वो जानता था कि अगर जिंदा रखना है तो उसके लिए तलवार उठानी होगी, कुर्बानियाँ देनी होंगी और अपना सब कुछ इस्लाम के लिए वक्फ करना होगा। उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखना, जहाँ अदल व इंसाफ का राज हो और जहाँ जालिमों के लिए कोई जगह ना हो। मंगोलों और सलीबियों से टकराव इर्तगरल ने अपनी जिंदगी जंगों में गुजारी। कभी वो सलीबियों के खिलाफ बरसरे पीकार होता, तो कभी मंगोलों के खूनख्वार लश्करों से टकराता। इसने कई मार्कों में फतह हासिल की और अपनी बहादुरी के सबब सल्जूकी सुल्तान की नज़र में ख़ास मकाम हासिल कर लिया। लेकिन वक्त के साथ दुश्मन और भी ताकतूर हो गए। एक दिन जब वो एक बड़ी जंग में मसरूफ था, दुश्मन की साजिश के तहत उसे जहर दे दिया गया। वो शदीद बीमार हुआ, मगर उसकी रूह में जिहाद का जज्बा कम न हुआ। अपने आखिरी लम्हात में उसने अपने बेटे उस्मान गाजी को बुलाकर कहा, बेटा, हमारे साथ हो, हम हार नहीं मांगते। हमारा ख्वाब अधूरा है। मैंने इस्लाम के लिए बुनियाद रखी, अब तुम्हें उसे एक सल्तनत में बदलना होगा। याद रखना, हमारी तलवार हमेशा मजलूमों के लिए उठेगी और जालिमों के खिलाफ झुकेगी नहीं। ये कहकर अर्तगरल गाजी ने अपनी जान अल्लाह के हवाले कर दी। उस्मान गाजी, सल्तनत की बुनियाद वालिद की शहादत के बाद उस्मान पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई। वो जानता था कि अब इस्लाम की बका का दार व मदार उसकी बहादुरी और दानिशमंदी पर है। उसने अपने कबीले को मुत्तहद किया और छोटी छोटी फतूहात से अपनी रियासत की बुनियाद डालनी शुरू कर दी। पहली बड़ी फतह जब सलीबियों को मालूम हुआ कि अर्तगरल का बेटा अब एक नया लश्कर तैयार कर रहा है, तो उन्होंने उस्मान को ख़त्म करने के लिए एक बड़ी फौज भेजी। लेकिन वो नहीं जानते थे कि उस्मान महज एक आम सरदार नहीं,
बल्कि वो अर्तगरल का बेटा था जो खून में जंगजुओं की बहादुरी लेकर आया था। अल्लाह अकबर की गूंज के साथ उस्मान और उसके सिपाही दुश्मन पर टूट पड़े। सलीबी फौज को ऐसी शिकस्त दी कि उनके लश्कर कई साल तक दोबारा इस्लामी रियासत के करीब न आ सके। सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद उस्मान ने मुसलसल फतूहात हासिल की और एक मजबूत इस्लामी रियासत कायम कर दी, जिसे बाद में सल्तनत उस्मानिया कहा गया। उसने इंसाफ, मुसावात और इस्लामी कवानीन पर मबनी हुकूमत बनाई, जहाँ सबको मुकम्मल आज़ादी हासिल थी। अगली नस्ल इलाउद्दीन और औरहान उस्मान का ख्वाब सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं था। उसके बेटे इलाउद्दीन और औरहान भी अपने वालिद की तरह बहादुर और निडर थे। जब उस्मान का इंतकाल हुआ तो इसके बेटों ने उसकी विरासत को आगे बढ़ाया और सल्तनत को मज़ीद वसाअत दी। इलाउद्दीन दानाई और हिकमत का सतून इलाउद्दीन एक ज़हीन और दानशमंद हुक्मरान था। उसने सल्तनत के कवानीन और निज़ाम को मजबूत किया, फ़ौज को बेहतर बनाया और इस्लामी तालीमात को आम किया। वो जानता था कि हम हैं जंग जीतने के साथ साथ निज़ाम को मजबूत करना भी ज़रूरी है। औरहान फतूहात का सिलसिला जारी। दूसरी तरफ औरहान एक अजीम सपा सालार साबित हुआ। उसने दुश्मनों के इलाकों में फतह का झंडा गाड़ दिया और सल्तनत को यूरोप तक फैला दिया। इसकी जंगी हिकमत अमली ने उस्मानियों को नाकाबिल शिकस्त बना दिया। एक अजीम वर्सा यूं अर्तगरल के ख्वाब, उस्मान की मेहनत और उसके बेटों की बहादुरी ने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। एक ऐसी सल्तनत जो अगले हजारी साल तक पूरी दुनिया पर राज करती रही। ये कहानी सिर्फ एक सल्तनत की नहीं, बल्कि एक जज्बे की है। वो जज्बा जो हक के लिए लड़ने, मजलूमों का सहारा बनने और दीनी इस्लाम को सरबलंद रखने का है। अल्लाह अर्तगरल, उस्मान और उनके साथियों को जन्नतुल फिरदौस में एली मकाम अता फरमाए। Smart Shankar, 2018. Movie explanation in Urdu. Full detail. Introduction. स्मार्ट शंकर एक तेलुगु एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 2019 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को पूरी जगन्नाथ ने डायरेक्ट किया है और इसमें राम पोथिनेनी ने लीड रोल निभाया है। ये एक हाई एनर्जी एक्शन पैक्ड मूवी है जो एक गैंगस्टर और एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के गिर्द घूमती है। फिल्म के अंदर एक्शन, थ्रिलर, साइंस फिक्शन और रिवेंज का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है जो इसे और भी इंटरेस्टिंग बनाता है। आइए इस फिल्म की कहानी को तफसील से समझते हैं। स्टोरी स्टार्ट। फिल्म का आगाज़ एक डेंजरस और फियरलेस गैंगस्टर शंकर रमपोथिनेनी से होता है जो हैदराबाद में अपने गैंग के साथ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मशगूल होता है। शंकर एक रूथलेस और ज़िद्दी शख्स है जो सिर्फ अपनी मर्जी का मालिक है। उसका मकसद एक बड़े माफिया बॉस का हिस्सा बनना है। उसका स्टाइल अलग है, एटीट्यूड पावरफुल है और किसी से भी नहीं डरता। शंकर सिर्फ पैसों और पावर का दीवाना है। शंकर की एक गर्लफ्रेंड होती है, जन्ना निधि अग्रवाल, जो उससे बेपाना मोहब्बत करती है। लेकिन उन दोनों की जिंदगी एक गैंग वॉर की वजह से उलझ जाती है। शंकर एक डेंजरस गैंगस्टर बिग बुल के रेडर में आ जाता है। बिग बुल एक रूथलेस डॉन है जो किसी को भी अपनी राह में आने नहीं देता। उसका सिर्फ एक रूल है, जो उसके रास्ते में आएगा उसका काम तमाम। एक दिन शंकर एक पॉलिटिकल लीडर की सुपारी लेता है और उसको मार कर पुलिस के निशाने पर आ जाता है। पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन शंकर जेल से भाग निकालता है और अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश करता है। उसके दोस्तों की मदद से वो छुपने की जगह ढूंढता है, मगर उसका पीछा छोड़ने को कोई तैयार नहीं होता। पुलिस और बिग बुल के आदमी दोनों ही उसको मारना चाहते हैं, लेकिन शंकर भी स्मार्ट है, वो हर बार बचा निकालता है।
लेकिन उसका ये भगना उसकी तकदीर का एक नया मोड़ ले आता है। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट और ब्रेन चिप टेक्नोलॉजी। दूसरी तरफ एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट डॉक्टर अरुण सत्यादेव कंचराना एक एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जिसमें एक शख्स की यादें दूसरे शख्स के दिमाग में ट्रांसफ़र की जा सकती हैं। ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट है जो पुलिस के लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। डॉक्टर अरुण एक केस इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है जो एक पॉलिटिकल स्कैंडल से जुड़ा होता है। उसके पास एक अहम सबूत होता है, लेकिन एक साजिश के तहत उसको मार दिया जाता है। मरने से पहले डॉक्टर अरुण की मेमोरी एक चिप के जरिए स्टोर कर ली जाती है। ये चिप एक तरीके से उसके दिमाग का बैकअप है। पुलिस चाहती है कि इस चिप का इस्तेमाल करके उस केस का सच सामने लाएं। पुलिस डॉक्टर अरुण की मौत का राज खोलना चाहती है, इसलिए वो शंकर को पकड़ती है और उसके दिमाग में एक एक्सपेरिमेंट करके डॉक्टर अरुण की यादें डाल देती है। अब शंकर अरुण सिर्फ एक स्तन का सन गैंगस्टर नहीं, बल्कि डॉक्टर अरुण की यादों का एक जिंदा डेटाबेस बन चुका है। उसके अंदर एक अजीब सी तब्दीली आने लगती है। कभी कभी वो अपने पुराने गैंगस्टर वाले एटीट्यूड में होता है और कभी आप हियनसी डॉक्टर अरुण की तरह सोचता है। ये क्लैश उसके दिमाग में कन्फ्यूजन और पेन क्रिएट करता है, लेकिन धीरे धीरे उससे असल हकीकत का पता लगने लगता है। बिग बुल का राज और बदला। जब शंकर को डॉक्टर अरुण की यादें मिलती हैं तो उसे मालूम होता है कि बिग बुल भी इस सब के पीछे है। बिग बुल एक बड़ा गैंगस्टर है जो सिर्फ पैसा और पावर का भूखा है। वो एक करप्ट पॉलिटिकल लीडर के साथ मिलकर बड़े बड़े स्कैम्स करता है और अपने दुश्मनों को मरवा देता है। शंकर पहले कंफ्यूज्ड होता है कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन जब उसकी यादों में डॉक्टर अरुण का गुस्सा और उसका मिशन क्लियर होता है तो वो अपना बदला लेने का फैसला करता है। शंकर एक एक करके सभी दुश्मनों को ख़त्म करता है। उसका एक्शन और एग्रेशन फुल पावर मोड में चला जाता है। क्लाइमैक्स और रिवेंज। शंकर और बिग बुल का एक ज़बरदस्त फाइट होता है जो फुल एक्शन पैक्ड है।